वेलकम टू दी आउट ऑफ द बॉक्स विद ज़ैद अख्तर शो में। यूएस में आपने एजुकेशन हासिल करी, तो यूएस में काम करने का इरादा आपका बना नहीं? इरादा बना एक्चुअली मैंने वहाँ पे मैंने अपना बिजनेस जो स्कूल के नाम से स्टार्ट किया। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या बिजनेस सेक्टर से ही है या एम्प्लॉयमेंट से ताल्लुक है? जी, मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे जो फादर थे वो कंस्ट्रक्शन बिल्डर थे। डॉक्टर साहब, अलास्का रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी क्या है? जनाब देखें, अलास्का मुख्तलिफ लोगों को एक जगह पे मर्ज करता है। क्या सोचकर रेस्टोरेंट में आने का ख्याल आया? उसमें ये शौक था कि यार कुछ ना कुछ करता है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू दी आउट ऑफ द बॉक्स विद ज़ैद अख्तर शो में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा दिल से कॉन्सेंट्रेट के साथ पसंद करेंगे और सुनेंगे, क्योंकि आज के जो हमारे खास मेहमान हैं, तारुफ ये है कि अलास्का रेस्टोरेंट के मालिक हैं और इसके साथ बहुत ज़बरदस्त और तजुर्बेकार डॉक्टर भी हैं। इसके अलावा कई सोशल एक्टिविटीज में, कई चीज़ों में हम उन्हें देखा और जाना करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर तारिक शाह साहब। आइए वेलकम करते हैं आउट ऑफ द बॉक्स विद ज़ैद अख्तर शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। ज़ाहिद साहब आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आउट ऑफ द बॉक्स विद ज़ैद अख्तर शो का हिस्सा बनने के लिए। डॉक्टर साहब माशाल्लाह एक तजुर्बेकार डॉक्टर भी हैं, इसके साथ अलास्का रेस्टोरेंट जिसमें आज हम बैठे हुए भी हैं, इसके मालिक भी हैं आप। तो दोनों चीज़ों को रन करने का और अलास्का रेस्टोरेंट बनाने का ख्याल कैसे आया? जनाब, एक तो ये मैं बात बताता चलूँ ऑडियंस को भी आपके तवज्जो से कि शुरू से मुझे शौक था बिजनेस का। तो बेसिकली मेरी फैमिली ने मुझे एजुकेशन तो दी है, लेकिन मेरा शौक आगे बिजनेस का था। तो जब मैं यूएस में था, स्टडी के लिए गया, फिर वापस आया, तो फिर माइंड में एक आया कि क्यों ना अपने बिजनेस की तरफ सोचा जाए। तो मैंने एमबीबीएस यहाँ से किया, फिर फर्दर थोड़ी पोस्ट ग्रेजुएशन हमारी स्टडी होती है, कुछ अर्से के लिए यूएस गया, फिर वहाँ से वापस आया। तो अभी मैं आर्थोपेडिक सर्जरी में, एमएस आर्थोपेडिक सर्जरी में जेबीएमसी में मेरी ट्रेनिंग चल रही है कंसल्टेंट की। और उसके साथ साथ ख्याल आया कि जी बिजनेस की तरफ जाऊँ। तो फिर मैंने फील्ड चुनी, चूँकि ज़ाहिर सी बात है रेस्टोरेंट की फील्ड अच्छी है। इसमें सबसे बेस्ट बात तो ये है कि आप तकरीबन हमारे पाकिस्तान में चूँकि बेरोजगारी बहुत है, बिल्कुल ऐसा ही है, गुर्बत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा कि चलो 60-70 खानदानों का बेड़ा हम उठा लेते हैं। क्या बात है। तो अगर हम कोई कारोबार खोलेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा साथ में। यूएस में आपने एजुकेशन हासिल करी, किसे कह सकते हैं कि मयार तालीम बल्कि आला तालीम। तो यूएस में ही काम करने का इरादा आपका बना नहीं? इरादा बना एक्चुअली, मैंने वहाँ पे एजुकेशन के साइड पे था, तो फिर वहाँ पे मेरी एक कोलीग है, हमने मिलके जो है ना वहाँ पे डे केयर जो स्कूल होते हैं, बेबी डे केयर स्कूल है, वो रजिस्टर्ड कराना बड़ा मुश्किल तरीन काम है अमेरिका के अंदर, क्योंकि ह्यूमन के ऊपर बड़ा उनका फोकस होता है, कोई मिस्टेक ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वहाँ पे मैंने अपना बिजनेस जो स्टार्ट किया, वहाँ पे डैलस के अंदर लिटिल चाइल्ड के नाम से, स्कूल के नाम से स्टार्ट किया। क्या बात है। वो आज भी चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो आज भी चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत बेहतरीन। उसके अंदर जैसे हमारे जो मैनेजमेंट है, चीजें वहाँ पे हो रही हैं। क्या बात है। फिर वहाँ से आपकी जर्नी के बारे में तो अभी मैं काफी कुछ जानूंगा। ये बताएं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड भी क्या बिजनेस सेक्टर से ही है या एम्प्लॉयमेंट से ताल्लुक रखता है? जी, मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे जो फादर थे वो कंस्ट्रक्शन बिल्डर थे। 2005 में उनकी वफात हो गए थे। तो वो ज्यादातर जो है ना बिल्डिंग्स वगैरह बनाते थे। क्या बात है। उसके बाद फिर हम लोग स्टडी की तरफ आ गए, उस तरफ कोई इतना शौक नहीं किया। हालांकि एक प्रोजेक्ट हमने बेरिया में मैंने स्टार्ट किया था, वो उसको एग्जीक्यूट भी किया था। तकरीबन मेरे ख्याल में अराउंड 55 करोड़ का प्रोजेक्ट था। क्या बात है। जो कि हमने प्रॉपर्टी टाइम पे एग्जीक्यूट करके दे दिया था। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन वो सारी चीजें शौक की थी, बट उसमें इतना वो नहीं था। लेकिन जो रेस्टोरेंट की फील्ड है, मैं तो अपने जितने भी यंगस्टर हैं उन सबको ये कहूंगा कि भाई आप लोग सब बिजनेस की तरफ आए। क्या बात है। बल्कि रेस्टोरेंट बनाए, जितनी तेजी से रेस्टोरेंट बनते हैं उतनी तेजी से बंद भी होते हैं, तो उसकी क्या हकीकत है? जैसे असल में जो बिजनेस आप कोई भी स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीजें उसके लिए बैकअप चीजों के लिए होना है और साथ साथ एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। अब जैसे मैंने जैसे इसमें आया, रेस्टोरेंट की दुनिया में आया, तो उससे पहले मैंने स्टडी की, मास्टर किया। क्या बात है। बिजनेस एंड अकाउंटिंग में। अच्छा। तो उसमें क्या हुआ कि आपको नॉलेज आता है कि यार आप कोई भी बिजनेस रन करते हैं तो उसके पीछे अगर बेसिक आपके पास नॉलेज, एजुकेशन नहीं होगी तो उसमें फ्लॉप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसमें ये होता है कि लोग क्या करते हैं कि 50
40-50 लाख रुपए का आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, 1 करोड़ का स्टार्ट कर लिया, लेकिन वो बैकअप आप चीजों को सोचते नहीं है। अच्छा, दूसरा ये भी होता है कि आप जब रेस्टोरेंट की तरफ देखते हैं तो रेस्टोरेंट में आपकी प्रॉब्लम क्या क्या आते हैं, कम से कम आपके पास अच्छे शेफ का होना जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर आपकी जो किचन का जो मटेरियल है वो आप कम से कम स्टैंडर्ड क्वालिटी का यूज करें। क्या बात है। लोगों को टेस्ट नहीं मिलेगा बिल्कुल सही कोई है। भी अगर आप लोकल चीज यूज करते हैं। तो उसमें ये होता है कि हमारे जो कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं, अच्छा यार सस्ती चीज ले लो, अभी बचत हो रही है। एक्चुअली वो बचत नहीं हो रही थी, वो बेसिकली होता क्या है कि आप अपना जो है ना बैकअप आगे फ्यूचर में लॉस कर रहे होते हैं। सही है। तो उसमें ये है कि फिर वो रेस्टोरेंट चूंकि जाहिर सी बात है सर्विसेज प्रॉपर्ली प्रोवाइड नहीं कर पाता, बिल्कुल सही है। स्टाफ को सैलरी नहीं दे पाता, स्टाफ का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है वर्क करने में। जो बिल्कुल ऐसा ही कस्टमर आते हैं वो सर्विसेज उनको नहीं मिलती, जो आने वाले होते हैं वो भी चले जाते हैं। है। ओहो। तो इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम आ जाता है। क्या बात है। सेकंड ये है कि कुछ प्रॉब्लम है भी, ये करंटली गवर्नमेंट के जो इश्यूज भी हैं थोड़े बहुत, जो टैक्सेस हैं वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी में। ओके। मतलब हर बिजनेसमैन इस वक्त जो परेशान है या हर रेस्टोरेंट वाला वो कहते हैं हम एसआरबी को दे दें, एफबीआर को दे दें। जो इलेक्ट्रिसिटी का जो टैक्स है ना ये बहुत ज्यादा हाई है। बहुत ज्यादा। डॉक्टर साहब, अलास्का रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी क्या है? जनाब देखें, अलास्का आप मुख्तलिफ लोगों को एक जगह पे मर्ज करता है। जैसे कि हमने कॉन्टिनेंटल फूड स्टार्ट कराया, उसमें साथ में इटालियन फूड स्टार्ट कराया, साथ में हमने चाइनीज भी दिया। और चूंकि जाहिर सी बात है हमारे पाकिस्तान की एक वो है कि रिवायत है कि जिस रेस्टोरेंट में देसी फूड ना हो तो लोग कहते हैं कि नहीं मुकम्मल नहीं है। क्या बात है। तो हमने तकरीबन सारी रेंज कम्प्लीटली दी हुई है, जिसमें तकरीबन हर तबके के लोग जैसे आके खा सकते क्या हैं। बात है। उसमें जो है ना आप एक बड़े मेन्यू को रन करना किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, वो एक रेस्टोरेंट मालिकान के लिए टफ चैलेंज होता है। बिल्कुल जी इस तरह है, और काफी हद तक ये परेशानी रेस्टोरेंट में आती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे इस तरह नहीं आई। डॉक्टर साहब, रेस्टोरेंट की और डॉक्टरेट की दोनों फील्ड्स अलग अलग हैं, तो क्या सोचकर रेस्टोरेंट में आने का ख्याल आया? रेस्टोरेंट की फील्ड बिल्कुल अलग है, और मॉर्निंग टाइम में मेरे चूंकि रेस्टोरेंट मैनेजमेंट को देखता हूँ, शाम के टाइम के जो है ना जो है अपनी रेस्टोरेंट की फील्ड को देखता हूँ। उसमें ये शौक था कि यार कुछ ना कुछ करना है पाकिस्तान के अंदर रह के, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के लोगों के लिए। क्या बात है। तो रेस्टोरेंट की फील्ड मैंने स्टार्ट की है, अल्लाह का शुक्र है इसमें कुछ लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। क्या बात है। लोगों को हम सर्विस भी दे रहे हैं, एंटरटेनमेंट भी दे रहे हैं, बच्चों की बर्थडेज वगैरह भी हो रही है। डॉक्टर साहब, ये तो सोशल एक्टिविटी की जगह एक्टिविटी और काम की जगह काम। डॉक्टर साहब, बाय प्रोफेशन क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं, तो एज अ डॉक्टर आप कुछ हाइजीन अपनी चीज़ों को अप्लाई करते हैं रेस्टोरेंट फील्ड में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक्चुअली मेन चीज़ स्टार्टिंग यही होती है कि आप कोई भी रेस्टोरेंट या कोई भी, अगर जैसे फॉरेन के अंदर मैं रह के आया हूँ तो वहाँ पे हमने देखा है कि उसकी तो बाकायदा वीकली इंस्पेक्शन होती है हर रेस्टोरेंट्स की। बिल्कुल सही है। हर चीज़ की इंस्पेक्शन होती है, किचन के अलग आएंगे, आपके रेस्टोरेंट के अलग आएंगे, सारी चीज़ों को देखते हैं। इन्वायरमेंट के बेस पे बाहर के लोग भी आएंगे तो वो भी प्रॉपरली इंस्पेक्शन करने के लिए वहाँ पे टीम आती है। बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन हमें खुद से इतना हम करते हैं कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल डेंगू के डेज हैं तो उसमें हम स्प्रे वगैरह बाहर कर रहे होते हैं, क्या बात है। ताकि ये कि जो भी कस्टमर आए एटलीस्ट हमसे यहाँ डेंगू ना लेके जाए और मलेरिया ना लेके जाए। बिल्कुल सही है। अंदर जब आप रेस्टोरेंट की किचन की बात करते हैं तो बाकायदा हमने जो प्लांट हैं जो बाहर से बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जैसे यूज होते हैं, क्या बात है। चिलर वगैरह फ्रीजिंग आइटम के लिए, तो वो प्रॉपर्ली हमने रखे हुए हैं। क्या बात है, वेरी नाइस। इस तरीके से जैसे हम किचन के अंदर जाते हैं तो हमारे जो शेफ हैं वो हमने वो एक्सपर्ट हैं, जैसे उन्होंने दुबई में, मलेशिया में काम किया हुआ है, उन्होंने फिर आके हमने प्रॉपर्ली उनके इंटरव्यूज वगैरह किए हैं, उनके खाने टेस्ट किए हैं। और जो हमारे जो टीवी के जो शेफ हैं जाकिर साहब, क्या बात और उनसे बाकायदा हमने उनको टेस्टिंग वगैरह कराने के बाद, इंटरव्यू करने के बाद इनको हायर किया। क्या बात है। तो इस तरीके से जो है ना हाइजीन के हवाले से आप देखते हैं तो किचन के अंदर हमारे, जैसे मैंने आपको कहा था कि फ्रीजिंग चिलर जो प्रॉपर्ली जो है ना -डिग्री सेंटीग्रेड पे चीज़ों को फ्रीज करके रखते हैं जिसमें वो ख़राब नहीं होते। क्या बात है। और सेकेंडरी जैसे हमारी जो है ना हर महीने के महीने जो फ्यूमिगेशन वगैरह प्रॉपर्ली होती है। एक होता है वर्ड होता है कार्बोलाइज। बिल्कुल सही है। अच्छा, जब 3 मंथ हो जाते हैं, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई इक्का दुक्का कोई रेस्टोरेंट करता होगा जो कार्बोलाइज जो सिस्टम है। बेसिकली हम जो है ना ऑपरेशन थिएटर या बड़ी जगहों पे जहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं तो उस टाइप की जो है ना हाइजीन के अंदर कार्बोलाइजिंग वगैरह भी हम लोग यहाँ पे करते हैं। डॉक्टर साहब, किसी बड़े रेस्टोरेंट में बहुत खास चीज होती है जो होती है डिमांड।
जी डिमांड जिसमें आपकी फूडिंग सारा मटेरियल शामिल होता है, जी तो आपकी डिमांड किसी लोकल वेंडर से आप लोग लेते हैं या कोई अच्छा वेंडर आपने रखा हुआ है जो तमाम चीज़ें ला के देता है जिसको आप लोग खानों में डालते हैं तो ज़बरदस्त सा टेस्ट निकल कर आता है? देखिए जी, आपको एक चीज होती है कि ये अगर लोकल, मैंने आपको कहा ना कि पहले जो लोकल बासमती वगैरह और ये चीजें जो है ना, जो घी देसी, ये लोकल घी जो मंगवाते हैं लोग, उसके साइड इफेक्ट क्या आते हैं कि खाने वाला तो बीमार होता है, रेस्टोरेंट भी डूब जाता है। बिल्कुल सही है। तो हमारी कोशिश होती है कि हमारा जो है ना, हमारे जो पर्सनल जो यहाँ पे जो अपने साथी परचेजर हैं, सही है। वो जाके जैसे नेशनल, जैसे स्प्रिंग टाइप के स्टोर है, वहाँ से हमारे जितने भी सोर्सेज वगैरह वहाँ से आते हैं। जो बास्केट, फ्रेश बास्केट के नाम से है, हमारी जो वेजिटेबल्स वगैरह है वहाँ से आती हैं। क्या बात है। जो नेशनल लेवल पे जिनकी सप्लाई इस वक्त दुबई में भी जारी होती है इसकी वेजिटेबल्स की, तो हमारी जो है ना उनकी सप्लाई होती है। पोटैटो जो है हमारे, वो यहाँ के नहीं है, वो भी बाहर के जो है ना, जो एक ही वेंडर है पाकिस्तान के अंदर, शराज नाम है मेरे ख्याल में, तो सप्लाई देते हैं फ्राइसेस के लिए, जिसके लिए आपने देखा होगा ओपा के मशहूर फ्राइज है, के बड़े फेमस, वही पोटैटो हम लोग खुद यूज करते हैं और उसी को बनाते हैं यहाँ पे और फ्राइज वगैरह में देते हैं। तो डॉक्टर साहब, कभी कोई ऐसी चैलेंजिंग पोजीशन आई कि कोई कस्टमर आया हो और अपनी कंप्लेन लेकर, तो कभी रेस्टोरेंट्स के लिए टफ चैलेंज बन जाता है, तो कभी ऐसा कुछ फेस किया? जी, असल में होता ये है कि जनाब, बाज़ वक्त ऐसा हो जाता है कि काफी ज्यादा आपके पास जब नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ जाते हैं, रश हो जाता है, तो उसमें ये होता है कि आप ऑर्डर लग गए, अब शेफ ने फूड तो दे दिया रेडी करके, जो हमारा जो ऑर्डर टेकर था या बैक वेटर था, वो उठाने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो वो जब टेबल तक पहुंचा तो खाना ठंडा हो गया। बिल्कुल सही है। तो बाद बात ये प्रॉब्लम आ जाती है, वो भी वीकेंड पे थोड़ा कभी कभार इशू आता है। सही, चलिए ये तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये तो हर किसी के साथ हो सकती है। डॉक्टर साहब, एक आप अपना क्लिनिक भी रन करते हैं, हमने सुना है, क्योंकि आप एज अ डॉक्टर हैं, कहीं आपकी सरकारी मसरूफियात भी हैं कई इदारों में, और तो उस क्लिनिक के बारे में बताएं, वो कहाँ रन करते हैं और वो क्या स्पेशल सर्विसेज देता है मरीजों के लिए? अच्छा जनाब, जो मेरा हॉस्पिटल है एक प्राइवेट 26 ए लाइन है, डॉक्टर दाऊद पोता रोड पे, जो कि पुराना एक कमाल हॉस्पिटल था, लेकिन वो चूंकि अभी बंद हो गया है, तो वो हॉस्पिटल मैंने रन आउट किया है। तो उसमें सेकंड फ्लोर जो है डिपार्टमेंट है, वो मैं पूरा हॉस्पिटल मेहराम के नाम से उसको चला रहा हूँ। सही है। अच्छा, वो हॉस्पिटल गरीब लोगों के लिए है, वहाँ पे मैंने 4 वेंटिलेटर इंस्टॉल किए हैं। क्या बात है। बात बात ऐसे होते हैं जिना के अंदर, अब्बासी शहीद के अंदर बहुत सी जगह पे लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उस वेंटिलेटर के जो चार्जेस हैं, नॉर्मली कोई मिडिल क्लास हो, अमीर हो, गरीब हो, लेकिन वो अगर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है 40 से 50 हजार रुपए पर डे देते हैं। क्या बात है। अच्छा, मैंने वो वेंटिलेटर फ्री ऑफ कॉस्ट किया हुआ है। क्या बात है। उसमें सिर्फ और सिर्फ जो ऑक्सीजन चार्जेस आते हैं, क्योंकि वेंटिलेटर ऑक्सीजन पे ही चलता है, पेशेंट को हम सप्लाई दे रहे हैं ऑक्सीजन पे, सर्वाइवल का चांसेस होता है। अच्छा, इसमें एक और बात मैं बताता चलूं कि बाज़ लोगों के दिमाग में एक बात आती है कि डॉक्टर्स वेंटिलेटर पे जाते हैं, जो मरीज मर जाते हैं वही वेंटिलेटर पे डालते हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा नहीं है। वेंटिलेटर पे हम उस मरीज को डालते हैं कि ताकि जो इसकी बीमारी की वजह से इसकी सांसें अभी उखड़ रही हैं, वो रिकवर हो जाए, हमें इलाज करने का मौका मिल जाए 3 से 4 दिन के अंदर। कुछ ऐसे मरीज होते हैं जो 70-80 साल से ऊपर के होते हैं, तो उनके जो मसल्स काम नहीं कर रहे होते रेस्पिरेटरी, तो वो वेंटिलेटर से इतना जल्दी नहीं आते, या वो वेंटिलेटर पे ही फोत हो जाते हैं बीमारी की वजह से। लेकिन जो यंग पेशेंट है, मेरी सजेशन यही होती है लोगों को कि भाई वेंटिलेटर की अगर नीड है तो आप दे दें, मौका दे दें, क्या पता अल्लाह ताला उसकी जिंदगी को वापस ले। क्या बात है। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप एक मोटिवेशन स्पीकर भी हैं जी, देखने वाले नाजरीन को, और जो लोग रेस्टोरेंट या इस तरह के मल्टीपल बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनको देखने वालों को कोई अपना खास मशवरा, कोई खास पैगाम दें? मेरा तमाम दोस्तों को, मेरे अपनी बहनों भाइयों को ये एक ही पैगाम है भाई, कि सबसे पहले आप लोग अपनी एजुकेशन पूरी करें। ग्रेजुएशन जरूरी है, चाहे आप कुछ भी करें, कारोबार की तरफ आएंगे, देखें आप छोटे मोटे काम करेंगे आप परेशान होंगे। आप बेहतर ये है कि पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, उसके बाद जो है ना आप कोशिश करें कि आप अगर एक 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं तो सेकंड टाइम अपना दें और अपना कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करें। छोटे से स्टार्ट करें, भले ढाबे से स्टार्ट करें, भले किसी डायनम की जो है ना कोई शॉप से स्टार्ट करें, और कोई छोटी मोटी फ्रेंचाइज से स्टार्ट करें। लेकिन ये है कि इससे क्या फायदा होगा, इससे ये होगा कि आपकी इकोनॉमी भी बिल्ड होगी, मुल्क को भी फायदा होगा, क्या बात है, और
आपके घर के अंदर जो सिस्टम है वो बेहतरी की तरफ आएगा। वेरी नाइस। तो आप सिर्फ जो एक जॉब पे अगर 60-70 हजार रुपए कमा रहे हैं तो आप महीने के 7 लाख रुपए कमाएंगे, क्या बात है, 70 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और वो जो रेवेन्यू जनरेट होगा हमारे पाकिस्तान को फायदा होगा। बिल्कुल ऐसा ही। डॉक्टर साहब, अलास्का रेस्टोरेंट देखने वाले नाजरीन को हमारे बताएं, क्योंकि इतनी सारी स्पेशलिटीज मैंने जान ली है, मैं तो परमानेंट कस्टमर बन गया। जी। तो जो लोग आना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं, ये कहाँ पे वाक़ई है, कोई इसका इजी सा एड्रेस बताएं। जी, ये अलास्का रेस्टोरेंट जो है हमारा क्लिफ्टन ब्लॉक 4 पे नियर टू अब्दुल्ला शाह गाजी। तो जो भी अगर आता है हमारा ये नाजमाबाद की साइड से आता है तो ये 3 तलवार से होता हुआ 2 तलवार की तरफ अब्दुल्ला शाह गाजी की मज़ार तो बड़ा मशहूर है। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ जैसे उतरते हैं जो है ना लेफ्ट साइड पे जो है ना ये हमारा जो है ना सेकंड जो है ना ये बेंगलोर कह लें या वो रेस्टोरेंट कह लें, तो मेन रोड पे ही है, क्या बात है, सर्विस रोड पे अवेलेबल है। क्या बात है। और डॉक्टर साहब, एक बात और मुझे याद आया, आपको काफी मैंने सोशल एक्टिविटीज में भी बड़ा एक्टिव देखा, और आप रिहैबिलिटेशन के हवाले से बड़ा काम करते हैं, जिसको कहते हैं हम एंटी नारकोटिक्स। जी। उस हवाले से भी कुछ बताएं कि आप उसमें क्या खिदमत अंजाम देते हैं। अच्छा जी, मैं सिंध के अंदर एंटी नारकोटिक्स एम्बेसडर हूँ। क्या बात है। जो पूरे सिंध के अंदर जो भी एक्टिविटी जो पे लोग आते हैं जो इन्वॉल्व हो जाते हैं ड्रग्स के अंदर, वो नशा करने लग जाते हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन को देखना, क्या बात है। उनकी काउंसलिंग करना, उनकी मैनेजमेंट करना, और मुख्तलिफ हॉस्पिटल हैं हमारे एंटी नारकोटिक्स के ANF के हॉस्पिटल हैं जिनके अंदर हम उनको जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देते हैं, वेरी नाइस। और उनको रिहेबिलिटेशन देते हैं, उनको मैनेजमेंट देते हैं। हमें नहीं पता कौन क्या है, लेकिन जो हमारे पास आ जाते हैं हमारी कोशिश ये होती है कि वो करें। डॉक्टर साहब, कोई मरीज अगर इस चीज में मुब्तला है और अगर वो इस इदारे से कांटेक्ट करना चाहता है, और आजकल बहुत ज़्यादा लोग कॉलेजेस में, स्कूल में और जी। यूनिवर्सिटीज़ में लोग इन्वॉल्व पाए जाते हैं, पेरेंट्स काफ़ी परेशान होते हैं, तो अगर वो इस इदारे से कांटेक्ट करते हैं तो उनको अफादियत हासिल रहती है और वो इस मर्ज से छुटकारा मिल जाता है इस इदारे का। जी बिल्कुल है, लेकिन देखें एक चीज होती है कि कोई भी बीमारी आने में और जाने में बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल ऐसे। अब चूंकि जाहिर सी बात है, ये ड्रग अब्यूज की जो कहानी है ये होता है हमारे ब्रेन के अंदर अल्लाह ने एक ट्रांसमीटर बनाया, न्यूरॉन वगैरह। फॉर एग्जांपल आप किसी जगह पे भी जाएंगे ना, एक चेयर पे बैठेंगे तो आपको उसके साथ लगाव हो जाएगा, दूसरी दफा उस रेस्टोरेंट में जाएंगे, तीसरी दफा जाए, 8वीं दफा आपकी कोशिश होगी मैं वो जगह तलाश। सेम इसी तरीके से आपके कहीं फ्रेंड सर्कल हो गए तो आपकी दोस्ती बन गई, तो आपकी कोशिश होती है कि हम दोस्त सारे वहाँ पे बैठ के इकट्ठे बातचीत करें। चूंकि ड्रग है वो बड़ी खतरनाक चीज है। जब कोई भी बच्चा या बच्ची या कोई बड़ा वो नशा करता है तो वो ब्रेन के जो हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो थोड़े चेंज हो जाते हैं, वो नॉर्मल हैबिट से चेंज होके वो ड्रग की हैबिट में चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, चूंकि हमारी बॉडी में अल्लाह ने एक सेल बनाए हैं, आपने देखा होगा कि 120 डेज के अंदर RBC जो है ना, रेड ब्लड सेल जो है ना, वो चेंज होते हैं, रिप्लेस होते हैं। 120 दिन की लाइफ है RBC की, आप गूगल करके पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा। तो वो 20 दिन 3 मंथ का अराउंड पीरियड हो जाता है, या 4 माह का पीरियड होता है। बिल्कुल ऐसा ही। उसके मजीद अगर हम लेते हैं तो वो जब तक वो चीजें प्योरीफाई नहीं होगी वो 6 मंथ होते हैं एटलीस्ट लगते हैं। क्योंकि ऐसी बात है, ड्रग्स वाले लोग, बच्चे बच्चियां बड़े शार्प होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। वो आप ऐसी बात करेंगे, आप कहेंगे कि यार इससे बंदा जीनियस कोई नहीं है, और हकीकत बात भी यही है। अच्छा, हकीकत भी है, जीनियस भी वो है। बड़े मतलब आपकी सोच है जाहिद साहब, वो इंतहा दर्जे के जीनियस भी होते हैं, समझदार भी होते हैं। मतलब आज के दौर में जितने जीनियस बच्चे सामने आए हैं, लोग सामने आए हैं, लोग थोड़ा सा उसको सिक्स सेंस भी अलर्ट रखनी चाहिए कि कहीं ये नशे में तो मुब्तला नशे में नहीं तो है। नहीं मुब्तला। तो बेहतर ये है, खुदारा मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग अपने बच्चों के ऊपर, अपने बच्चों के मोबाइल्स के ऊपर, अपने बच्चों के एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखें। एक बच्चा इतना 2-3 दिन के कैसे जाग रहा है, जब भी जाग रहा है उसने कोई ना कोई नशा किया, बिल्कुल ऐसे ही। या कोई स्ट्रेस में। स्ट्रेस भी बुरी चीज है, नशा भी बुरी चीज है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इन दोनों चीजों को से बचने के लिए पेरेंट्स को तवज्जो देनी चाहिए बिल्कुल ऐसे ही। अपनी औलाद के ऊपर। भले औलाद 25 साल की या 28 साल की, इससे फर्क नहीं पड़ता। ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने जानी आज की गुफ्तगू, बहुत सारी चीज़ें हमें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानने को मिली, एंटी नारकोटिक्स के हवाले से भी जानने को मिला, और ख़ास तौर पे जहाँ पे हम बैठे हुए हैं अलास्का रेस्टोरेंट, इसका तो क्या ही कहना, क्या ज़बरदस्त एम्बियंस है, क्या ज़बरदस्त स्पेस है, और इतनी ज़बरदस्त प्राइम लोकेशन क्लिफ्टन में अब्दुल्ला शाह गाजी की मज़ार के बिल्कुल सामने ये रेस्टोरेंट वाक़ई है, जिसके मालिक ऑनर अलास्का रेस्टोरेंट के जनाब मिस्टर डॉक्टर तारिक शाह साहब आज हमारे साथ मौजूद थे। और डॉक्टर साहब, आपका एक दफ़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतनी ज़बरदस्त गुफ्तगू आपके साथ आज हमें करने को मिली, इतना कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। इसी तरह से मज़ीद गुफ्तगू, मज़ीद चीज़ों का सिलसिला जारी व सारी रहेगा आउट ऑफ द बॉक्स विद ज़ैर अख्तर शो में।
नाज़रीन, आप हमारे साथ जुड़े रहें और आपको आज का एपिसोड अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। इस ख्याल और इस इजहार के साथ अपने मेज़बान ज़ैद अख्तर को दीजिए इजाज़त कि आपने अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।